बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे दरमियान पाकिस्तान की ई कॉमर्स इंडस्ट्री और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के एक बड़ा नाम हाजिक मौजूद हैं, जिन्होंने टीआईपी से अपनी एजुकेशन हासिल की शुरू में, फिर इंग्लैंड आ गए और यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से पढ़ा। फिर बरतानिया से क्या ऐसा हुआ कि वो वापस चले गए, ये भी जानेंगे। फिर मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर रेम्बोटेक्स, होम फंड रेजिंग, कपड़े, अलकरम, फूड पैंडा, दुकान डॉट पीके और ये सारी कंपनीज में एक सफर तय करने के बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप खोला जिसको अभी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रेव मार्ट। इसकी पूरी जर्नी को समझेंगे, इनकी स्कूल लाइफ से लेके आज जहाँ पे ये हैं, पूरा सफर जानेंगे। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम हाजिक भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रजा भाई। बिल्कुल ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हाजिक भाई सबसे पहले बताएं कि इस एरिया में रहते थे बचपन में और कौन सी स्कूल से पढ़ा, और आइदर ओ लेवल्स ए लेवल्स किया या सिंध बोर्ड से पढ़ा? यार मैं तो बॉर्न एंड रेज इन कराची। और एक स्कूल है, दो स्कूल एक्चुअली थे मेरी। जो फर्स्ट आई थिंक 7 तक, नहीं 6 तक मैं एक स्कूल में था जो कि आर्मी बेस था, कैंटोनमेंट। और उसके बाद फिर सिविल एविएशन, वहाँ पे 4 साल, 7th 8th 9th और मैट्रिक। सो मैट्रिक किया, उसके बाद फिर इंटरमीडिएट वो भी कैंट कॉलेज से। और उसके बाद फिर देन आई मूव टूवर्ड्स जो टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, मतलब वो पूरी जो टेक्सटाइल की फिर जर्नी है वो वहाँ से 2005 से शुरू हो गई थी वहाँ से। तो 2005 में टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान में गया। वहाँ पे 4 साल का जो बैचलर्स आपका बीबीए ऑनर्स होता है वो हुआ। एक्चुअली वो एक नई फील्ड थी। उसके अंदर यूजुअली टेक्सटाइल के अंदर तो हमने साइंसेज वगैरह का ज्यादा सुना हुआ है। उस टाइम के ऊपर सुना हुआ था। आपकी एनटीयू थी जो फैसलाबाद में, जो काफी बड़ी टेक्सटाइल की यूनिवर्सिटी थी, लेकिन उसके अंदर साइंसेस का ही ज्यादा गेम था। तो बिजनेस साइड ऑफ द टेक्सटाइल जो है वो इतनी एक्सप्लोर हुई भी नहीं थी। वो यूजुअली सेठ हजरात वही पूरा चलाते थे। बट देन दे रियलाइज कि नहीं यार, इसके अंदर भी जो है वो चाहिए आपको। वो लोग चाहिए जो जाके आपका बिजनेस आगे सेल कर सकते हैं, हु हैज दैट काइंड ऑफ अ बिजनेस नॉलेज, जिनके पास टेक्निकल नॉलेज भी हो और बिजनेस नॉलेज भी हो। तो वहां से फिर तो ये एक नई डिग्री खुली थी मेरे ख्याल से, तो 2-3 साल ही हुए थे उसको अच्छा। स्टार्ट हुए हुए। तो उस पे फिर वो 4 साल का बैचलर्स था। और उसके बाद फिर देन आई स्टार्टेड माय ओन थिंग। उसके अंदर वो आई थिंक फाइनल ईयर में था, तो मैंने वहाँ पे अपना बिजनेस शुरू कर दिया था। वो भी टेक्सटाइल रिलेटेड ही था। और उसके अंदर कस्टमाइजेशन थी, आपकी जो क्लोथिंग की कस्टमाइजेशन थी। तो 2 साल मैंने पाकिस्तान में रन किया। उसके बाद फिर देन आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर। वहाँ पे इंटरनेशनल फैशन रिटेल जो था, अगेन वही बात है कि जो आपकी फैशन की जो बिजनेस साइड है, वो कैसे चलती है, वो उसका जो रिटेल है वो डायनेमिक्स कैसे हैं उसके अंदर। मतलब इट्स मोर देन जस्ट योर डिजाइन, राइट। जब भी आप फैशन की बात सुनते हो तो यूजुअली आप ये समझते हो कि यार फैशन डिजाइन होगा, ठीक है। तो वो हम्म। फैशन डिजाइन डिजाइन एक पार्ट होता है, और उसका जो उसके बाद की जो पीछे की पूरी वर्किंग होती है और इवन इवन फ्रंट एंड तक, वो सारी वो पूरी साइंस है। वो भी पूरा इट रन्स लाइक अ बिजनेस, राइट। तो वो क्योंकि है तो असल में बिजनेस ही ना। आप डिजाइन तो बना लोगे लेकिन बेचोगे कैसे? राइट। तो उसके अंदर जो एकेडमिकली क्वालिफाइड, आई थिंक वो रिटेल या फैशन रिटेल की नीश भी जिस टाइम के ऊपर मैं ही कर रहा था उस टाइम के ऊपर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। पाकिस्तान की तो खैर रिटेल मार्केट ही उस वक्त छोटी थी, अब तो खैर बहुत बड़ी हो गई है। तो उस टाइम के ऊपर जना वेंट इनटू फैशन, इंटरनेशनल फैशन रिटेल, और जो पूरी डिग्री थी वो थी बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो उसके अंदर आपके ये सारे डायनेमिक्स आ जाते हैं कि आपने बिजनेस को रन कैसे करना है, ब्रांड को पोजीशन कैसे करना है। सो मिक्सचर ऑफ योर टेक्निकल एंड योर बिजनेस एस्पेक्ट्स। वहाँ पे 1-1.5 साल की वो थी, वो खत्म की। और उसके बाद उस वक्त भी मैं अपना बिजनेस कर रहा था, लेकिन वहीं पर ही तब मैं था। तो तब ये 2012 में आपके कराची में हमारी जो प्रोडक्शन होती थी, क्लाइंटेल ज्यादा, आई थिंक 80% क्लाइंटेल जो थी वो यूके में ही थी। तो उसमें फिर यहाँ पे जब हालात थोड़े से ज्यादा खराब होने शुरू हुए, तो फिर देन वी हैड टू सॉर्ट ऑफ वाइंड इट अप फॉर अ बिट। लेकिन वो बिट जो है वो काफी लंबी हो गई। तो फिर उस वक्त वहीं पर ही काम किया। तो जो और जॉब्स होती हैं सेल्स की, डोर टू डोर सेलिंग जो है वो बेसिकली ज्यादा मैंने वहाँ पे की। उसके अंदर काफी मार खाई, मार मार भी खाई, सीखा भी। लेकिन वो वहां से फिर देन आई केम बैक 2013 में के मिड में आई थिंक मैं वापस आया। वापस आके फिर देन आई हैड अच्छा, दिस। मैं थोड़ा थोड़ा सा वापस आपको जो है ना, एक सवाल यहाँ पे आ रहा है जहन में। जी जी। हाँ तो टीआईपी जाना, टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान, उस जमाने में जाना एक बहुत
एक अलग दिशा थी जो हर बंदा नहीं करता होगा शायद, क्योंकि एक तो पहले तो उसकी मुसाफत इतनी लंबी है कि हम फास्ट 1 घंटा दूर थी, वो उससे भी शायद मैंने सुना है आगे है। हाँ हाँ, अच्छा, ऐसे ही और है। दूसरी बात ये कि उस वक्त आपके पास आईबीए होता था, बीबीए था, एनईडी की इंजीनियरिंग भी होगी शायद, आपके पास दाव का डॉक्टर होता होगा, यानी ये सारी सीधी सीधी कहानी थी। तो ये एक तो पहले आइडिया किसने दिया, ये कौन ऐसे लोग थे जहन में कि जिन्होंने डाला कि भाई ये भी एक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे भी पढ़ाई हो सकती है, और क्या ऐसी वजह थी कि आप वहाँ पे गए और फिर पढ़ा? अच्छा यार, सो मेरे जो फैमिली बिजनेस था वो टेक्सटाइल्स में था। वो जो ट्रेडिंग बाइंग हाउस जो होता है, तो बाइंग हाउस का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो यहाँ पर आपके बायर से बायर्स पकड़ते हैं, और उनके जो ऑर्डर्स होते हैं वो यहाँ पे प्रोसेस कराते हैं। सो दे बिकम योर रिप्रेजेंटेटिव, दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट फॉरेन बायर। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उनका पूरा ऑर्डर प्रोसेस करके, और फिर यहाँ से उसको भिजवाने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। उसके क्वालिटी के जितने इश्यूज हैं वो उसको हैंडल करना, उसकी सर्टिफिकेशंस की हैंडल करना, कि भाई मेकिंग श्योर के जिन कंपनीज के अंदर वो काम हो रहा है वो सारे सर्टिफाइड कंपनीज हैं। उसके बाद फिर जो जो उसकी प्राइसिंग होती है उसके अंदर जितनी निगोशिएशन होती है उसमें जो बाइंग हाउस होता है वो आपका इन्वॉल्व होता है। उसके बाद फिर एक स्टेप होता है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कि भाई नई कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो फिर आगे बायर को पिच करना कि यार ये नई नई डेवलपमेंट्स हुई हैं तो आप ये भी आगे पेश कर सकते हैं मार्केट में। तो वो जो बिजनेस था वो ऑलरेडी हमारा था। तो उसकी वजह से ही देन लेकिन वो बिजनेस भी था ना, तब भी मुझे पता नहीं था इतना कि ये काम होता कैसे। लेकिन बस मेरे ख्याल से एक दिन वो होता है ना, वो जो टाइम आता है जिस वक्त आप इंटर में होते हो तो आपके पास टाइम आया हम्म। होता है कि आप आगे करना क्या है। हम्म। वो टाइम आया हुआ था। आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स कि यार ये कर लूँ, ये कर लूँ, ये कर लूँ। हम्म। एंड देन माय डैड सेड कि यार व्हाई डोंट यू गेट इनटू, मतलब व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर टेक्सटाइल्स। तो उस वक्त मैं सोचा भी नहीं था, बट देन ही काइंड ऑफ गेव मी अ क्लू कि यार ये खाली टेक्सटाइल टेक्सटाइल नहीं है, इट्स द बेसिकली बिजनेस है जो कि रन होता है। ये बिजनेस के एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं। उन्होंने एक बिल्कुल बॉल पार्क एक विजन दे दिया था। फिर देन आई मेट कपल ऑफ द सप्लायर्स, उनमें से एक थे जो जिन्होंने फिर मुझे थोड़ा सा गाइड किया कि भाई देयर इज अ यूनिवर्सिटी जहाँ पर ये काम ऑलरेडी हो रहा है, मतलब पढ़ाई उसकी होती है। फिर मुझे देन आई गॉट टू नो अबाउट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। तो मैंने जब वो देखी, उसकी प्रोस्पेक्टस देखा, मैंने बिल्डिंग अच्छी लग रही है, चलते हैं। तो सही। तो इस तरीके से मैं अंदर तो खैर घुस गया। लेकिन घुसने के बाद फिर वही बात है कि वो शुरू में समझ ही नहीं आती थी कि यार साइंसेस से मैं काफी दूर था, मुझे इतना पसंद नहीं था साइंसेस। बिजनेस में मेरा बहुत इंटरेस्ट है लेकिन मैं साइंसेस में नहीं था। तो जब मैं वो पढ़ना शुरू हुआ, जाहिर है उसके अंदर केमिकल्स भी हैं, उसके अंदर आपकी हर तरह की ही एस्पेक्ट्स आपके साइंसेस के आ जाते हैं, क्योंकि उसमें मशीनरी इन्वॉल्व है। उन मशीन्स के बारे में पढ़ना, ये वो तो मैं मुझे शुरू में तो बिल्कुल समझ नहीं आई। लेकिन उसके बाद फिर देन आई गॉट सम होल्ड ऑफ इट, तो फिर चल पड़ा उसके बाद। सही सही। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर का ही डिसीजन क्यों लिया इंग्लैंड आने का? कोई पाकिस्तान में ऑप्शंस थी, या आपने बस इंग्लैंड का ही ऑप्शन रखा था और स्पेसिफिकली टारगेट करके इस यूनिवर्सिटी में आए? यार अच्छा, सो मैं एक और चीज पे ऐड करता हूँ। टीआईपी में एक और आने की वजह भी थी, जिस टाइम पे मैं टीआईपी जब मैं एक्सप्लोर कर रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो जाहिर है वो उस वक्त आपके पास, अगर आप बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपके पास बड़ी क्लियर वो होती है कि जी या तो आईबीएम में चले जाओ, या लम्स में चले जाओ, या सीबीएम में चले जाओ। और आई थिंक जेबिस्ट, मेरे ख्याल से ये चार ऑप्शन एक बड़ी बड़ी ऑप्शन होती हैं जहाँ पर आप सोचते हो जाने के लिए। मैं इनफैक्ट वो टेस्ट की तैयारियां और ये वो भी शुरू हो चुकी हुई थी। अच्छा। लेकिन फिर वो जब वो एक एलिमेंट ऐड हुआ ना कि जी टेक्सटाइल्स में ही अगर आगे बिजनेस को रन करना है तो फिर उसकी टेक्निकल नॉलेज होनी जरूरी है। तो व्हाई डोंट यू गेट इनटू टेक्सटाइल्स और थोड़ी नीश बिल्ड कर लो, उसमें प्रोफाइल आपकी बिल्ड हो जाती है। फिर देन यू आर, फिर वो अंधों में काणे राजे आप हो जाते हो ना कि यार बिजनेस हो रहा है, टेक्सटाइल का हो रहा है, लेकिन उसके अंदर फिर जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज भी है, बिजनेस साइड भी है, तो फिर देन यू सॉर्ट ऑफ बिकम जो जो आप थोड़े से आउटलायर बन जाते हो वहां पे, कि हाँ ठीक है जी, आप इनको थोड़ा काम आता भी है। पढ़े लिखे तो हैं लेकिन इनको काम भी टेक्निकली थोड़ा बहुत पता है। तो जब मैं मैनचेस्टर में जा रहा था उसके अंदर भी यही था कि यार अगर फैशन, क्योंकि मुझे इन ड्यूरिंग ऑल ऑफ माई टेक्सटाइल उस वक्त तक एकेडमिक एंड थोड़ी बहुत प्रोफेशनल लाइफ, उसमें मुझे इस बात समझ आ गई थी कि यार पाकिस्तान जो था वो जनरली उस तरफ मूव कर रहा था कि जहाँ पे आपकी वर्टिकल इंटीग्रेशन शुरू हो चुकी थी, कि आपकी जो छोटी कंपनीज थी वो वर्टिकली इंटीग्रेट कर रही थी, वो अपने प्रोसेसेस में पीछे से पीछे जा रही थी, हर काम के प्रोसेस की जो मशीन थी वो उनके पास आना शुरू हो गई थी। मशीनरी में इन्वेस्ट हो रहा था, और फ्रंट एंड में भी इन्वेस्ट हो रहा था, क्योंकि मार्जिन अब जाहिर है मार्केट सैचुरेट करना शुरू करती है तो मार्जिन श्रिंक होते हैं।
तो मार्जिन और मजीद मार्जिन लेने के लिए जो सेठ नजर आते हैं, वो ज़ाहिर है उन्होंने भी ये किया कि उन्होंने अच्छी रिसोर्सेज हायर की जो कि बाहर जाके डायरेक्टली बायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकें, उनको माल डायरेक्ट बेच सकें। तो ये मिडिल मैन का बीच में से रोल जो है वो किसी तरीके से एलिमिनेट हो जाए। असल मसला तो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट अगर आपने बिल्ड कर दिया तो फिर तो क्या नाम है, तो चेन आपकी सही हो जाती है। तो सही। उस टाइम पे आई थिंक 2009 में 2008-9 में आई सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार ये जो बाइंग हाउस वाला कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर लॉन्ग, राइट। क्योंकि ये सारी बड़ी कंपनीज हैं, सब ने अपने इंटरनेशनल मार्केटिंग के विंग्स बना लिए, डिपार्टमेंट बना लिए, वहाँ पे अच्छी रिसोर्सेज हैं जो जाके बाहर माल बेच सकती हैं। तो फिर उस वक्त मैं सोचा कि यार या तो मैं रिटेल एंड पे चला जाऊं, या तो मैं पीछे बैक एंड पे साइंसेस मतलब, या वर्टिक अगर आपने इंटीग्रेट करना है तो फिर आप कहीं ना कहीं से शुरू करेंगे ना, अभी आप हम्म। बीच में। तो या तो आप शुरू करेंगे पीछे से कि आप मिल लगा लें, और या तो फिर आप फ्रंट एंड के ऊपर चले जाएं। मिल लगाने से मैं तो पहले बताया, मैं साइंसेस से इतना दूर था कि मिल लगाने का मेरे दिमाग में उस टाइम के ऊपर तो बिल्कुल भी कोई शौक नहीं था। और कैपिटल भी ज्यादा तो चाहिए होगा। और यार कैपिटल तो चलो मिल जाता है, अगर आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है, आप बैंक जाते हो आपको मिल जाता है कुछ ना कुछ, आपके पास ऑर्डर्स हैं, आपके पास पीओस पड़े हुए होते हैं, आप उसको दिखा के कैपिटल लेकर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक से कर सकते हो। लेकिन मसला ये नहीं था, मसला ये था कि मुझे इस बात को भी रियलाइज हुआ कि यार पाकिस्तान में रिटेल की नॉलेज ही नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं ये इंटीग्रेट तो करती जा रही हैं, माल बनाने की कैपेसिटी इनकी बहुत बड़ी हो जाएगी, कॉस्टिंग इनकी बहुत अच्छी आ जाएगी, लेकिन रिटेल का इनको आज भी नहीं पता, और इनको आगे भी नहीं पता चलेगा। तो somebody हैज टू स्टेप इन, राइट। वो तो फिर आप, एक वही बात है कि अंधों में काने राजे हो जाते हो ना, कि जब आप रिटेल तो कोई नहीं सीख रहा, सब लोग तो साइंसेस सीख रहे हैं ना, सब लोग मशीन लगाना सीख रहे हैं, माल बनाना सीख रहे हैं, लेकिन माल को बेचना कोई नहीं सीख रहा। तो उस टाइम पे आई रियलाइज कि नहीं यार, मुझे मुझे रिटेल एंड को एक्सप्लोर करना है कि यार पाकिस्तान में अगर फर्ज करो उस टाइम पे 250-300 रुपए की एक जीन्स बन जाती थी, वो तो 300 रुपए की जीन्स आगे जाके अगला बंदा $45 की कैसे बेच देता है। तो वो जो ब्रांड्स हैं वो कैसे बिल्ड हो गए। और फिर ये आपका जो ई कॉमर्स है वो उस टाइम के ऊपर बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, लेकिन लोगों को नजर आ रहा था कि नहीं यार, अब सिर्फ ये नहीं होगा कि आपका पैसा है, आपने दुकान खोलनी है तो ही आपका काम चलेगा, आप ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ करोगे, मतलब इन द नेक्स्ट 10 ईयर, तो वो आज हम देख भी रहे हैं कि हो रहा है। तो मार्केट चेंज होगी, तो आपको रिटेल की नॉलेज आज चाहिए। हम्म। तो फिर एंड दैट्स व्हाट दैट्स was one of the reasons why I opted for getting more knowledge academically and sort of professionally on the retail front. सही। तो फिर अब उस टाइम पे जब मैं रिटेल का किसी को बोलता था तो मेरे फैमिली में लोग पूछे रिटेल क्या है, तो हम्म। उनको जब समझाता था कि जिस तरह ये चीज होती है, आखिर में जाके दुकान पे बिकती है, तो वो बोलते हैं मतलब तुम दुकान चलाना सीख रहे हो, कि हम्म। क्योंकि रिटेल तो दुकान चलाना है ना। हम्म। तो मतलब अच्छा, तो रिटेल के अंदर ये दुकानें मैनेज करना, मतलब उनको समझ नहीं आता था कि यार ये, वो तो समझते थे दुकान चलाने का मतलब ये है कि यार जिसको कुछ नहीं आता उसको दुकान डाल दो ना, पाकिस्तान में तो वो कॉन्सेप्ट है, जिसको कुछ नहीं आता उसको दुकान डाल दो, ये लड़का कुछ नहीं कर पाएगा इसको दुकान डाल दो। हम्म। बट हम जब वहां पे इधर रह गए तो हमें समझ में आया कि भाई दुकान दुकान डालना सबसे मुश्किल काम है। सही। तो अच्छा, मुझे वो पूरी साइंस इसका है। रेशो बताएं कि आपने बताया कि ई कॉमर्स और वो सब कुछ है, लेकिन आज भी क्या ऐसा नहीं है कि ये जो बड़ी मिल्स हैं, आर्टिस्टिक है, पूरा इनका ग्रुप है और इनके पास अपने मार्केटिंग मैनेजर्स और डायरेक्टर्स हैं, वो बाहर आते हैं यूके यूएस में, यहीं पे आके अपनी जीन्स बेचते हैं और फिर वापस चले आते हैं? क्या ये सब बिजनेस इसी तरह नहीं चल रहा? मुझे नहीं लगता। क्या यानी क्या ई कॉमर्स का इनका कोई रेशो है, या ये इसी तरह चल रही है बड़ी कंपनीज? नहीं यार, इन्होंने अब शुरू कर ली हैं, इनके इनके अमेजोन के ऊपर अकाउंट्स हैं, इन्होंने इनमें से कुछ कंपनीज ने ये भी कोशिश की है कि बाहर जो है वो किसी जगह पे इनके स्टोर्स भी खुले हैं। अब आई डोंट नो कि वो अभी भी चल रहे हैं, लेकिन खुले जरूर थे। अपने ब्रांड्स इन्होंने वहां पे लॉन्च किए हैं। और रिटेल, कुछ ना कुछ रिटेल करने की इन्होंने वहां पे कोशिश की है। अमेजोन के तो डेफिनेटली इन लोगों के अकाउंट्स हैं जो कि अच्छे बड़े अकाउंट्स हैं और वो चल रहे हैं, हाँ। तो लेकिन जिस लेवल के ऊपर जा सकते हैं उस लेवल के ऊपर हम बिल्कुल भी नहीं गए। अगर आप ये समझ, अब देखो कि चाइना जो है वो आपकी बहुत सारी चीजों के अंदर अब रिटेल फ्रंट के ऊपर आना शुरू हो गया। वो अपने वो वाले ब्रांड बिल्ड कर रहा है जो कि पावर पावर या प्राइस पावर बिजनेसेस हैं, कि जिनके अंदर वो प्राइस खुद सेट करें और उसके बावजूद भी वो बिके। वही मैं बता रहा हूँ ना कि आप $250 की जीन्स लेके $45 की जीन्स कैसे बेच सकते हो। ठीक है, वो उसी तरह ही बेच सकते हो कि जब आपका बायर वो $45 देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। ठीक है। अब तो खैर $250 नहीं, अब तो आई थिंक 800-900 रुपए की तो जीन्स कॉस्टिंग में ही आती होगी। लेकिन वो अगेन बात वो ये है कि वो फिर अगर यहाँ से $900 की लेकर आगे अगर आप फर्ज करो रिटेल $60 से $70 की कर रहे हो,
तो वो बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। तो उसके अंदर आई थिंक वही बात है कि वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 35 साल में ये तो सीख लिया कि जीन्स कैसे बनाने, लेकिन ये कभी नहीं सीखा कि उसको इंटरनेशनल मार्केट में जाके बेचना कैसे। लेकिन अब पिछले 10 साल में ये जरूर हुआ है कि जो आपकी रिटेल की जो वो है मार्केट है वो विद इन पाकिस्तान क्योंकि फिर बननी शुरू हुई। आई थिंक 2008 ऑड में, आई थिंक 8, 10, 11 ये इस टाइम के ऊपर रिटेल थोड़ा सा पिकअप करना शुरू हो गया था। व्हेन जे डॉट गॉट इनटू इट, गुल अहमद गॉट इनटू इट, फिर खादी घुसा, फिर आउटफिटर्स और ये जब कंपनीज घुसी तो इन्होंने फिर अपने दायरे, इन्होंने फिर वो एक्सपेंशन देखी और वो फिर बूम आया। तो वो जो रिटेल की नॉलेज थी वो फिर नॉलेज बिल्डअप होनी शुरू हो गई, वो रिसोर्सेज आनी शुरू हो गई कि जिनको पता है कि हाँ यार रिटेल करते कैसे हैं। अब जो एवोल्यूशन है वो मोरलेस सेम है, वो पाकिस्तान में जिस तरह हुई है वैसे ही वो बाहर भी हुई है। प्रोसेस भी सेम है कि आपने वो इसी तरह ही आपने हाई फुटफॉल एरिया में दुकान खोलनी है, उसकी ब्रांड की एस्थेटिक्स अच्छी होनी चाहिए, मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। जब आपका ब्रांड एक परसेप्शन बिल्डअप हो जाता है उसके बाद फिर आप अच्छी प्राइस लगाओ तो आपका माल बिकता है। सही सही। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है, इतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस टेक्सटाइल के बारे में और आपकी अचीवमेंट्स बहुत सारी हैं जो कि आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में शेयर किए हैं, उसको वापस हम रिपीट नहीं करेंगे। अ, ये सब कुछ इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद, फैमिली बिजनेस होने के बावजूद, एक ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आना और फूड पांडा जैसे जो उस वक्त खुद हमें मैनेजर्स बताते थे कि ये स्टार्टअप ही है, यानी कह के कहते थे कि ये स्टार्टअप ही है और इसका कल्चर ये था, और इट वाज फास्ट ग्रोइंग बट इट वाज अ स्टार्टअप। इतनी स्टेब्लिश्ड बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके अंदर हजारों की तादाद में सिर्फ जो है वो लेबर काम करती थी, वो छोड़ के एक छोटे से, यानी छोटा तो नहीं, रिलेटिवली छोटे स्टार्टअप में आना कितना बड़ा डिसीजन था और ये कैसे लिया डिसीजन? हाँ। अच्छा, एक तो बात ये है कि मेरा फैमिली बिजनेस जो था ना उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा देर काम किया नहीं, क्योंकि उसकी वो जो मेरी जो इंस्टिंक्ट्स थी वो 2009 में वो फिर सही हो गई। कि वो जब वर्टिकल इंटीग्रेशन शुरू हो चुकी हुई थी तो उसके अंदर जो बायर्स थे वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो गए, वो डायरेक्ट होना शुरू हो गए सप्लायर्स के साथ। तो इवेंचुअली दैट बिजनेस wasn't as fruitful as one would expect, या वो पहले जिस तरह होता था। तो उसके बाद फिर देन आई हैड टू फिगर आउट कि यार मैं क्या करूं। तो जब मैं वापस आया था तो वापस आके देन आई गॉट इनटू रिटेल डायरेक्टली, पाकिस्तान की रिटेल के अंदर ही काम किया, 2-3 ब्रांड्स के साथ काम किया। और उनके अंदर अच्छी ग्रोथ भी मिली, उसके अंदर बिजनेस सीखने को बहुत मिला। तो वो जब पॉइंट एक वो पॉइंट आया कि दो अच्छी सक्सेस स्टोरीज आ चुकी हुई थी मुझे, मैं उस प्रोसेस से गुजर गया था कि एक ब्रांड को एक ब्रांड को विजन करके उसको फ्रॉम स्क्रैच खड़ा करके बड़ा करके उसको सम मतलब एक अच्छे लेवल के ऊपर पहुंचा के और उसकी ऑपरेशनली उसको पॉजिटिव करके वो करने के बाद बचा क्या है। अब मतलब अब जो प्रोसेस है वो सही उसी तरह ही रहेगा, मैं अगले 10 ब्रांड्स में काम कर लूंगा वो भी प्रोसेस सही है, कुछ चैलेंजेस आगे पीछे होंगे लेकिन मोरलेस पूरा चीज सेम होगी। दूसरी बात ये है कि वहां पे जो ई कॉमर्स है ना, इट वाज जब मैंने छोड़ी भी थी उस टाइम के ऊपर ई कॉमर्स वाज ओनली 4-5% ऑफ द टोटल सेल। तो जनरली वो ब्रिक एंड मोटर वाला ही गेम था, और वो देखो वो ब्रिक एंड मोटर वाला भी हम आई थिंक टुक अस लाइक 7-8 years टू गेट टू वेयर वी वर, आई थिंक 2019 तक। तो वो रिटेल का जितना बूम आना था वो आई वाज पार्ट ऑफ दैट जर्नी कि जहाँ पे वो मैं देख चुका हुआ था वाला बूम। अब जो अगला आगे मुझे वैसे भी नजर आ रहा था, मुझे बहुत एचपी कर रहा था, वो यही था कि यार ई कॉमर्स के अंदर ब्रेक थ्रू होना चाहिए, वो नहीं हो रहा। दराज की एक आपके पास एक थी जो केस स्टडी है, उस टाइम के ऊपर आई थिंक करीम भी बहुत काफी अच्छा कुछ कर चुका हुआ था। लेकिन दराज का भी ये था कि भाई वो जितना बाकी मुल्कों के अंदर जिस तरीके से एक्विजिशन हो रही थी कि जी कम अज कम भी $500 या फिर $1 बिलियन की वैल्यूएशन होना, या $1 बिलियन के अंदर आपको एग्जिट ले लेना, वो वाली चीज दराज के साथ नहीं हुई। दराज तो मतलब उस तरीके से नहीं बिका जिस तरीके से बिकना चाहिए था। तो नजर यही आ रहा था कि यार ई कॉमर्स के अंदर अभी भी देयर इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल और डिस्कनेक्ट है। क्योंकि वहां पे जो लोग जा रहे हैं वो काफी सारे वो लोग हैं जिन लोगों को उस तरह एक्सपीरियंसेस नहीं है बिजनेसेस को बिल्ड करने के। वो मतलब कि वो अपनी उनका लर्निंग का स्टेज है, वो सीख जरूर रहे हैं लेकिन एक बिजनेस को फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी तक तो आपने पहुंचा लिया, लेकिन बी से लेकर आपने जेड जी तक भागना है ना उसको लेकर, वो नहीं हो रहा।
ठीक है। राइट। वो दराज के केस में आज भी नहीं हुआ। मतलब आप अगर अली बाबा की एक्विजिशन के बाद भी देखेंगे तो नंबर्स, हाँ नीडल मूव किए, लेकिन उस तरह नहीं की है। जिस तरीके से पोटेंशियल, आप 200 मिलियन की पॉपुलेशन जब आप देखते हैं तो उसके हिसाब से तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स या पोटेंशियल के अगेंस्ट में जो डिलीवरी है वो नहीं है ना। बिल्कुल। तो फूड फूड पैंडा का जो एक केस था वो ये था कि यार आई थिंक हमारे पास मैं जिस कंपनी से आ रहा था वो एक्सपोर्ट लेवल के ऊपर $200 मिलियन का टर्नओवर की कंपनी थी। ये हम्म। पाकिस्तान की कंपनी जो है वो $4 मिलियन की नहीं थी टोटल, ठीक है। तो और आई थिंक उस टाइम के ऊपर तो डिलीवरी हीरो वाज आल्सो थिंकिंग टू ये कि यार पता नहीं इसको चलाना भी है इस कंट्री को या नहीं चलाना, हम्म। मतलब इसको क्या करना है क्या नहीं करना। 2017 से एक्विजिशन हुई थी, 2019 तक वो यही सोच रहे थे कि भाई इसको आगे लेके चलना है या नहीं चलना। और आई थिंक फिर जनवरी 2019 में ही या एंड ऑफ 2018 उन्होंने रियलाइज किया, व्हेन दे केम डाउन टू पाकिस्तान, दे फेल्ट कि नहीं यार इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन आप लोगों ने अभी सही तरह एक्सप्लोर ही नहीं किया हुआ। आपने सही तरीके से उसको हम्म। चल मतलब आई डोंट नो चलाया सही है या नहीं है, लेकिन आप इसको ग्रो नहीं कर रहे हो स्केल के ऊपर जितना पोटेंशियल है इस कंट्री के अंदर। एंड देन दे स्टार्टेड पंपिंग इन अ फ्यू बक्स कि हाँ यार ठीक है इसको जरा चलाओ इसको देखो। और उसमें आपको पता है कि सबसे बड़ा मसला, आप यू आर पार्ट ऑफ फूड पैंडा, आपको पता है कि उसके अंदर मसला लॉजिस्टिक्स का था कि जी राइडर ही नहीं होता था। 800 राइडर था इस टाइम के ऊपर जब मैं आया था। और कुछ 4,000 5,000 ऑर्डर दिन के होते थे। हम्म। वो जब मैंने पूछा ये वाले नंबर तो मैंने बोला यार मैं 5 अरब की कंपनी, सिर्फ लोकल रिटेल 5 अरब की थी उसकी साल हम्म। की। तो वो मैं छोड़ के आ रहा हूँ, उनका एक्सपोर्ट बिजनेस $200 मिलियन का था। तो मैं हम्म। वो चीज छोड़ के आ रहा हूँ, तो अब यार अब ये तो बिल्कुल पीनट्स है ना ये तो। हम्म। लेकिन लेकिन पोटेंशियल बहुत बड़ा था। और वो जो चैलेंज की जो किक होती है ना, वो रिटेल में मेरी काफी डाई आउट कर गई हुई थी, ब्रिक एंड मोटा रिटेल में, हम्म। कि अब वो चैलेंज कुछ नहीं रह गया हुआ। तो अब मुझे नजर आ रहा था कि नहीं यार ये ऐसा चैलेंज है कि जो वो बोलते हैं कि नहीं हो सकता। तो और मुझे मेरा ना दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि क्यों नहीं हो सकता। कोई कहे कि यार पाकिस्तान में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है लेकिन राइडर नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता ना। राइडर नहीं है, राइडर है भाई, राइडर बनाना पड़ेगा ना। हम्म। ठीक है। करीम के कैप्टन, जब करीम नहीं आया था तो कैप्टन नहीं थे, लेकिन फिर आ गए थे ना कैप्टन। हम्म। तो आपको उनको समझाना पड़ेगा कि ये क्या है, ये काम कैसे चलेगा। तो आई थिंक वो ही बात है कि दैट इज व्हाई आई गॉट ऑन बोर्ड, कि आई फेल्ट के देयर इज अ ह्यूज चैलेंज। लेकिन अगर ये चैलेंज शुरू हो जाता है तो फिर अपटेक बहुत ज्यादा बढ़ी, और वो फिर हमने देखी कि वो 4,000 से 1,80,000 ऑर्डर पर डे का जो जर्नी था विद इन 2 इयर्स, आई थिंक वो फिर मैसिव था। सही सही। अच्छा, अब एक सवाल इसी के उसमें आ रहा है कि स्टार्टअप्स का फिर हमने एक डाउनफॉल भी देखा, एक बिल्कुल राइज देखा, हर कोई फंडिंग लेके आ रहा था, और SWVL, एयरलिफ्ट, वावा कार्स, कार फर्स्ट, एक यानी बिल्कुल चेंज आ रहा था, नजर आ रहा था सामने कि यार, और लोग ड्रीम करना स्टार्ट हो गए कि जो लोग पहले किसी और कंपनी में जाना चाहते थे, दे स्टार्टेड बिलीविंग कि नहीं यार, फूड पैंडा इज अ वेरी गुड वर्क कल्चर, बड़ा अच्छा है, मजा आता है काम करने में, यू लाइक गोइंग टू दी ऑफिस। एक उन्होंने अच्छी वाइब्स दी हुई थी ऑफिस के अंदर। बट वो फिर सडनली सब चेंज हुआ, कोलैप्स करने लगा सिस्टम। आप इंडस्ट्री में हैं, आपको पता है सब कुछ, क्या वजूहत थी इसकी? यार वजूहत तो इकोनॉमिक डाउनटर्न ही है ना, वो तो उसके अंदर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। ग्लोबल डाउनटर्न जो इकोनॉमिक कंडीशंस हुई हैं, वो उसके जो फैक्टर्स हैं वो तो पूरी दुनिया के ऊपर ही उसका इम्पैक्ट है ना। नहीं, पूरी दुनिया में तो इतने स्टार्टअप्स बंद नहीं हुए जितने पाकिस्तान में एक साल के अंदर हो गए। यार पाकिस्तान में इन्फेंसी स्टेज के स्टार्टअप थे ना। पूरी दुनिया के अंदर जो इन्फेंसी स्टेज के स्टार्टअप थे वो भी बंद हुए। इन्फेंसी स्टेज के जितने स्टार्टअप से पाकिस्तान में आपने ये देखा ना कि यार, क्योंकि आप ये न्यूज सारी जो पढ़ रहे थे वो पाकिस्तान के एस्पेक्ट से पढ़ रहे थे ना। दुनिया हम्म। के अंदर भी जितनी भी स्टार्टअप के अंदर, अच्छा ये ग्लोबल डाउनटर्न आया क्यों है, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। सारी ओवर वैल्यूएशन की वजह से आया, क्योंकि पिछले 1-2 साल के अंदर पोस्ट पैंडेमिक जितना भी ग्रोथ आपकी हुई है वो सब ओवर हम्म। वैल्यू कर गया। वो ओवर वैल्यू करने के बाद जब नॉर्मलाइजेशन नजर आनी शुरू हुई तो फिर वो डाउन वैल्यूएशन हुई है। मतलब आपने एक कंपनी है जो कि वर्थ ही नहीं करती, फॉर एग्जांपल 5 5 7 8 10 बिलियन डॉलर वर्थ ही नहीं करती, ठीक है। हम्म। उसको आपने ब्लोट करके उसकी वैल्यूएशन को 10 बिलियन के ऊपर ऑन पेपर अगर पहुंचा दिया तो उसका उससे फर्क तो नहीं पड़ेगा, वो $10 बिलियन की कंपनी तो नहीं बन जाएगी ना। उसकी जब आप ब्लोट कर देंगे तो ब्लोट करने के बाद उसका रिपरकशंस है ना, एक कोई तो टाइम आएगा जिस टाइम के ऊपर आके somebody would knock some sense out of them, राइट। और फिर वही हुआ है कि फोमो के ऊपर के यार हाँ हम भी पैसे डाले, हम भी पैसे डाले, हम भी पैसे डाले, वो डालते 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 आपने कंपनी को 10 15 बिलियन $20 बिलियन के ऊपर पहुंचा दिया। एकदम से आपको पता लगा यार ये तो कभी जिंदगी में पॉजिटिव नहीं कर सकती ये कंपनी, हम्म। ठीक है। तो वो जो insane amount of money that went into bloating up that valuation था, जब वो जैसी बाहर निकलना शुरू हुआ तो आपकी सारी कंपनीज क्रैश कर गई। तो उस टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स को उस हाँ। वक्त वो नहीं था कि जब वो ये सब कर रहे थे वैल्यूएशन?
नहीं था ना, यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यार वो भी हमारी तरह जो है ना इंसान है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ बिल्कुल इंसान है यार वो लोग। हम्म, तो बेसिकली होता क्या है, हायरार्की क्या है। फॉर हम्म, एग्जांपल आप समझते हो किसी कंपनी को बड़ा समझते हो, उस किसी और कंपनी को उससे बड़ा समझते हो, आपके दिमाग में परसेप्शन ऑलरेडी बना हुआ हम्म, होता है। वो कंपनी कुछ भी करेगी आप ऑटोमेटिकली समझो सोचोगे कि नहीं यार इसने कुछ किया है ना, तो इसके अंदर कोई ना कोई दम होगा, तो यार लेट्स पुट माय मनी इनटू इट। यू विल नॉट इवन बॉदर गेटिंग इनटू द ड्यू डिलिजेंस। आप नहीं करोगे, आप बोलोगे जब ये दो बड़ी कंपनीज ने लगा दिया पैसा, तो यार मुझे क्या जरूरत है ड्यू डिलिजेंस करने की, मेरे पास ना इतने दिमाग है और ना मेरे पास इतनी रिसोर्सेज है कि मैं उसकी जाके ड्यू डिलिजेंस करूं। आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर दोगे। आप पब्लिक इक्विटीज के अंदर देख लो ना क्या होता है, जब आप पब्लिक लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके अंदर जब आप कोई स्टॉक बाइंग करना शुरू होता है और स्टॉक की प्राइस अप होना शुरू होती है, सब खरीदना शुरू करते हैं ना। फिर सब एक कोई साथ जाके डूबते हैं। और आपकी 99% लोग जो जो खरीदना शुरू करते हैं वो सिर्फ इसलिए खरीदना शुरू करते हैं क्योंकि प्राइस अप जा रही है। वो उसकी कंपनी के पीछे से कोई नहीं देखता, आपकी पूरी क्रिप्टो ऐसी बिल्ड हुई है। हम्म, ठीक है, तो जो ये वाला जो इम्पैक्ट है ना, वो आपकी तरह के इंसान ही है ना। जैसे ही उन्होंने देखा भाई ऊपर जा रहे हैं, सबने पैसा लगाना शुरू कर दिया। अब वो उनको दे डोंट रियली केयर बिकॉज दे फील कि अगर भाई बड़ी बड़ी वीसी फंड्स ने लगा दिया तो यार हम कौन है ड्यू डिलिजेंस करने वाले, इन्होंने कुछ सोच समझ के लगाया होगा। ओके। लेकिन वही बात है, पिछले 2-3 साल के अंदर फिर वो आपको केस स्टडी नजर आई है इन द केसेस हम्म, ऑफ a lot of banks making a lot of mistakes, a lot of VC partners making a lot of mistakes। और उसके बाद when it came down crashing, तो फिर उसका जो खमियाजा है वो सब भुगत रहे हैं। सही सही। तो इसलिए पाकिस्तान में जो आप बोल रहे हो कि ये सब कुछ हुआ है, ये आई हम्म, फील के वो जो ओवरऑल सिचुएशन, वो ओवरऑल एनवायरनमेंट के अंदर ही आपकी लिक्विडेशन नहीं है मार्केट के अंदर। जब वो मैंने पैसा लगाया 1 रुपया, हम्म, ऑन पेपर मेरा पैसा हो गया 10 रुपया। अब मैं ये समझ रहा हूँ कि यार मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक है, क्योंकि ऑन पेपर तो मैं 10 रुपये हो गया हूँ ना। मैं ये हम्म, सोच रहा हूँ कि अब मैं 1 रुपया नहीं हूँ, अब मैं 10 रुपया हूँ, ठीक है। हम्म, तो मैं क्या करूंगा, मैं 9 और कंपनीज के अंदर एक एक रुपया लगा दूंगा, क्योंकि मैं ऑटोमेटिकली समझ रहा हूँ मेरे पास 10 रुपए हैं इस वक्त। ठीक है, मेरे पास जितना पैसा आएगा मैं वो सारा एक एक रुपया लगाता जाऊंगा, और मैं 10 रुपये हर एक एक रुपए को 10-10 10-10 ऑन पेपर करता जाऊंगा। ठीक है, 1 रुपया मैंने लगाया था, 1 रुपया मैंने किसी से लेके एक और लगाया, मैंने बोला ये भी 10 हो गया, एक और रुपया लेके लगाया, मैंने बोला ये भी 10 हो गया। अब वो 3 रुपए 10 रुपए ऑन पेपर हो गए हैं। तो हम्म, मेरा फंड जो है वो कहाँ पहुंच गया, 30 पे पहुंच गया। लेकिन असल में वो क्या है, वो 3 है। तीन, ओके। ठीक है, हम्म, जिस दिन नॉर्मलाइज हुई जिस दिन नॉर्मलाइज हुई मार्केट, उस दिन वो 30 जो था वो उठ के 6 पे आ गया, लेट से। हम्म, आपने सारे डिसीजंस लिए हुए थे 30 के हिसाब 30 से, के हिसाब से। ओके। सही सही समझ सही आइए। सही। तो अब मार्केट में कैश ही नहीं है, तो अब आप अगर सोचते हो कि मैं इन 10-10 और 10, इन तीन में से किसी एक को बेचूंगा ना, तो मेरे पास 10 रुपए और आएंगे, मैं 10 में और इन्वेस्ट करूंगा। हम्म, आपके इन तीनों को मिला के भी 10 नहीं है वो, ओ, ओके। सही, तो ये बेसिक रीजन है इन सारे स्टार्टअप्स के डाउनफॉल का। क्योंकि लिक्विडेशन नहीं है, असल में तो अच्छा। लिक्विडेशन ही है। अच्छा, हाँ। इसी के इसमें एक और सवाल ध्यान में आ रहा है कि डू यू थिंक कि इन स्टार्टअप्स में पोटेंशियल था? फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से जो आपका एयरलिफ्ट और SWVL थे, जो इनकी बस सर्विस थी कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखते हुए, दिस वाज अ वंडरफुल आइडिया। यानी अगर इसको चलाना चाहते तो चल सकता था, जिस तरह करीम चल रहा है, उबर चल रहा है, या इन ड्राइवर चल रहा है। सो डू यू थिंक कि आइडियाज में मसला था, या डू यू थिंक ये पूरा जो आपने अभी समझाया ये सारी ही रीजन थी इसके डाउनफॉल की? नहीं नहीं, जो मैंने आपको चीज बताई है ना, वो तो मैंने आपको बताई है, डाउन टर्न आया क्यों है। ठीक है, हम्म, इसके और भी फैक्टर्स हैं, इसके अंदर वो रशिया यूक्रेन की वॉर भी है, इसके अंदर और भी हम्म, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है, हम्म, क्योंकि ए वन लेड टू दी अदर वाली बात है। हम्म, लेकिन ये जो कंपनीज बंद हुई है ना, अगर आप वो समझना चाहते हो कि हर किसी का वैसे तो डिफरेंट स्टोरी है, लेकिन अगर बॉल पार्क आप समझना चाहते हो कि ये सारी कंपनीज क्यों बंद हुई हैं, उसकी एक बड़ी रीजन ये थी कि आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, उस टाइम के ऊपर आपके पास दो डायरेक्शन होती हैं। एक डायरेक्शन ये होती है कि यार मैं पैसे बिल्कुल ब्लीड नहीं करूंगा और हम्म, मैं प्रॉफिटेबल चलूंगा, लेकिन मैं ग्रोथ स्लो रखूंगा। ठीक है, मेरी मेरी मुझे ग्रोथ बहुत कम हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं पैसे जाया वो प्रॉफिट है। ब्लीड नहीं करूंगा। हम्म, लेकिन दूसरी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है कि मैं बहुत फास्ट स्केल करूंगा, पैसे जलाऊंगा, लेकिन मैं बहुत फास्ट करूंगा। और हम्म, फिर मैं एकदम पूरा मार्केट शेयर जल्दी ले लूंगा, मैं जल्दी हम्म, मार्केट शेयर ले लूंगा। और उस हम्म, बाय दैट टाइम जब मैं वो पूरा मार्केट शेयर ले चुका पाऊंगा, वो लेने के बाद जब मैं पैसा कमाने पे आऊंगा तो उसके अंदर शायद ड्रॉप 10-15% का होगा, लेकिन मैं इन टोटेलिटी पूरी मार्केट का वैसी चैंपियन हूंगा, और मैं जब भी पैसे मांगूंगा मुझे पैसे मिलेंगे। ठीक है,
ये दो डायरेक्शन है। जो पैसा रेज जिन कंपनीज ने किया, उन्होंने जो ग्रोथ, हाई ग्रोथ स्ट्रेटेजी थी ना, हाई ग्रोथ हाई बर्न जो स्ट्रेटेजी थी, उनके ऊपर किया। ज़ाहिर फूड पैंडा ने भी उसी के ऊपर किया, हम सब ने देखा, मतलब यू पार्ट ऑफ दैट, लाइक आई सेड, आई मीन वी पार्ट ऑफ दैट हम्म। जर्नी। तो हमने देखा कि भाई हाँ, बहुत बर्न किया मार्केट, लेकिन कैप्चर कर ली, स्केल कर ली। उसके हम्म। अंदर कोई माइका लाल अब उस मार्केट को क्रैक नहीं कर सकता। वो घुसने से पहले 100 दफा सोचेगा कि यार ये पैसे लगाने पड़ेंगे, इसलिए लेकिन फूड डबल फूड लगाने पड़ेंगे। फूड पैंडा भी, आपको एक बड़ी हकीकत की बात बताऊं जो शायद इस वक्त मार्केट में आउट नहीं हुई है, बट देयर लेइंग ऑफ पीपल एट द मोमेंट एंड यार डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्टमेंट्स। हाँ, मुझे मुझे पता है, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, वही एंड बात है ना, वो स्केल करने के बाद देखें, ले ऑफ अगर वो कर भी देते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो एक फैट को ले ऑफ कर रहे हैं। उनके पास जो फैट है ना, कि जो उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, बहुत सारे लोग, बहुत सारे डिपार्टमेंट, बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारी हायरार्कीज, वो सब क्योंकि अब वो सिर्फ फैट बर्न कर रहे हैं अपना। आप समझ रहे हो कि वो बंद होने वाली नहीं, भाई ऐसा नहीं है। वो बंद नहीं होने वाली, वो अपना फैट खत्म कर रहे हैं। जब वो फैट खत्म कर रहे हैं, अपनी कंपनी को लीन कर रहे हैं, जो कि असल में ही बिजनेस को सीधा करने की जरूरत है। दे आर टेकिंग दोस डिसीजन। वो जैसी वो लीन हो जाएगी, तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी के जो उनके टारगेट्स हैं वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे। तो आप ये सही नहीं समझो कि वो अगर वो ले ऑफ कर रहे हैं तो इसका मतलब वो कंपनी बंद होने वाली है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो, सही। लेकिन जो मार्केट शेयर है वो उनके पास है। आज वो पूरी मार्केटिंग बंद कर देते हैं, आपको भी पता है कि वो कितने ऑर्डर करते हैं। सही है, तो क्योंकि वो मार्केट कैप्चर कर चुके हैं वो। सही है। अब जो सवाल आता है कि बाकी कंपनीज का, वो सारी बड़ी सिंपल बात है कि वो ऐसी स्टेज के ऊपर उस टाइम के ऊपर खड़ी हुई थी कि देव, उनकी जो पूरी स्ट्रेटेजी थी वो इसके ऊपर बिल्ड थी कि यार हाई बर्न हाई ग्रोथ। वो हाई बर्न हाई ग्रोथ किया, लेकिन रिसेशन कॉट देम ऑन द रॉन्ग, एट द रॉन्ग टाइम। वो हम्म। उसके बाद जब उनको एक जिस टाइम के ऊपर बड़ा पुश चाहिए था, बड़े चेक्स चाहिए थे, उस टाइम के ऊपर उनको नहीं मिले। वो नहीं मिले तो दे हैड टू या तो क्लोज डाउन करें, या तो फिर अपने सारे एक्स्ट्रा वर्टिकल्स को बंद करें, अपने मेन बिजनेस पे फोकस करें, भले छोटे हों, लेकिन आप हम्म। सिर्फ इस एनवायरनमेंट से अब सरवाइव करके बाहर निकले। सही सही। चलें अब वाइंड अप की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल आखिर में मैं पूछना चाहूंगा, आपने दो स्ट्रैटेजीज बताई कमिंग टू योर स्टार्टअप, जो कि अब माशाल्लाह जाना पहचाना जाता है, लोगों को नाम पता है इसका, पीपल ऑर्डर, और खैर इसका 10 मिनट्स करके जो उसकी ब्रांडिंग की गई, वो समथिंग डिफरेंट, जिससे पॉपुलैरिटी तो बहुत ज़्यादा मिली। आपने अपने इस स्टार्टअप के अंदर कौन सी अप्रोच यूज़ की थी इन दोनों में से जो भी आपने डिस्कस की? अच्छा, सो जब हमने स्टार्ट किया था ना, उस टाइम के ऊपर हमें बड़ी वो हम आप मतलब विद इन आवर ओन टीम, हमारे पास विद इन पार्टनर्स, हम लोग की ये काफी डिस्कशंस इसके ऊपर हुई कि हमने दोनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी लेनी है। अ, हम हमने इसको भी फर्दर बाइफिकेट कर दिया था। हमने बाइफिकेट इस तरह किया था कि दो चीजें, एक फिक्स कॉस्ट है आपकी और एक वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, जब आप एक्सपेंसेस करने लगे हो, आपने ब्लीड किस किस हेड में आपने ब्लीड लेना है। ठीक है। हमने एक काम ये किया था कि हमने लेविश एक्सपेंसेस केपेक्स में और ओपेक्स में, उसको हमने सोच लिया था कि केपेक्स ऑन द ऑपरेशन लेवल, जो केपेक्स होते हैं, उनको हमने सोच लिया था कि भाई हमने इनके ऊपर पैसा नहीं लगाना। ठीक है, हमने बहुत ही ज्यादा जो क्रंच करके जो है ना, हमने बिल्कुल कैपेक्स करने, जो बहुत ज्यादा मैंडेट नेसेसरी है सिर्फ उसके ऊपर पैसे लगेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि जो जो फिक्स कॉस्ट हैं, जो आपकी फिक्स कॉस्ट होती हैं, जो लेकिन रिकरिंग फिक्स कॉस्ट हैं, उनके ऊपर हमने सोचा कि जी इनके ऊपर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इनको हमने जितना कम कर सकते हैं उसको हम उतना कम करेंगे। यहाँ पे कोई, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं कि जिनके ऊपर आपने डिसीजन एक दफा लेना है। जब वो ले लेंगे तो उसका उसके उसकी जो रिpercussions हैं वो आपको अगले 5 साल तक मिलती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो लीज एग्रीमेंट होता है, वो लीज एग्रीमेंट अगर आपने एक दफा करना है, 5 साल के लिए आपने डन कर दिया, अब आपने उसके ऊपर अपना केपेक्स कर दिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने उस जगह को चलाना है। फॉर एग्जाम्पल, डार्क स्टोर की बात मैं बताता हूँ, तो अब आप उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि आपने बहुत सारा पैसा लगा दिया उसके अंदर। ठीक है। वो उसकी जो लीज एग्रीमेंट है ना, उसके ऊपर मेहनत कर लें। उसको हमने किया ये कि हमने उसके बहुत सस्ते एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट्स उठाए। लेकिन दूसरा जो पार्ट था वो था वेरिएबल कॉस्ट, के यार क्या 10 लड़कों से पूरा लड़कों की टीम से चलाना है या 25 लड़कों से चलाना है। ठीक है, तो हम 25 लड़कों से शुरू हुए, और फिर जब हमने देखा कि नहीं यार, मार्केट ऐसी नहीं है कि आप 25 लड़कों से फिलहाल चला सकते हो, हमें यूनिट इकोनॉमिक्स सीधा करने का मौका मिल गया, अपॉर्चुनिटी मिल गई। जब हमारे कंपेटिटर में आगे पीछे शिफ्ट आने शुरू हुए, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली कि हमें वो ग्रोथ अब नहीं चाहिए। तो हमने बोला कोई बात नहीं, हम वो 25 से 10 पे आ गए। 10 पे आने के बाद थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिलीवरी टाइम हैम्पर होना शुरू हुई, बट दैट वाज द कॉस्ट दैट वी वांटेड टू, दैट वी वर विलिंग टू पे। लेकिन वी वांटेड टू बिल्ड आवर बिजनेस मॉडल वेरी वेरी पॉजिटिव। ये तो फॉर श्योर ये था कि जी इट डजंट मैटर हाउ मच मनी वी हैव इन द बैंक, बट वी हैव टू बिल्ड अ सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल। सही था, आपने प्रॉफिट वाली अप्रोच रखी विद फास्ट
यानी जल्दी से मार्केट कैप्चर करने वाली अप्रोच नहीं रखी, वी कैन से देखो जल्दी से, टू बी ऑनेस्ट, जल्दी से हम कैप्चर कर भी नहीं सकते थे। उसकी वजह यह है कि एक 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 जो कंपटीशन था वो ऑलरेडी उस वक्त 27-28 हज़ार ऑर्डर पर डे कर रहा था। दूसरा कंपटीशन जो था वो ऑलरेडी 20-22 हज़ार ऑर्डर कर रहा था। हमने उनकी फाइट उनके साथ इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, हमने उनके साथ ये फाइट करनी नहीं थी कि हमने नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे उनके साथ लड़ाई करते। हमने तो बोला कि भाई हमने क्वालिटी कस्टमर के ऊपर और क्वालिटी एक्सपीरियंस के ऊपर फाइट करनी है आपसे। सही उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो वी हैव बीन प्रीटी सक्सेसफुल अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही माशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक आज़िक भाई आपको। और हमें उम्मीद है कि आप जो है थैंक यू वेरी मच। इसी तरह जो है वो नाम रोशन करते रहे पाकिस्तान का। आपकी वजह से मैं यानी मैंने बहुत सारे लड़कों से सुना है और खुद मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है रहा है कि इफ़ यू वांट एन एडवाइस, आपको किसी से बात करनी है, यू वांट समवन टू टॉक, आज़िक भाई इज द पर्सन के जब आप जाते हैं तो यू गेट समथिंग फ्रॉम हिम, एंड इट रियली कभी कभार लाइफ चेंज भी हो जाती है लोगों की इनसे बात करने के बाद। सो ही हैज़ बीन नहीं, सपोर्टिंग, ना सिर्फ यानी राइडर्स वगैरह तो एक है ही जो आपने जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर, बट प्रोफेशनल्स को भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया, एंड वो अब सक्सेसफुल जर्नीज बन गई हैं जिनको आपने किसी टाइम पे सपोर्ट या हेल्प किया था इन टर्म्स ऑफ गाइडेंस। तो इसी तरह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लड़कों के लिए, कराची के लड़कों के लिए काम करते रहें, और मैं आपको यानी बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ। और यानी इनकी जर्नी हमारे लिए सबके लिए एक सीखने का अमल है कि ही लेफ्ट यूके विच वाज अ वेरी बिग डिसीजन, वेंट बैक टू पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से काम किया तो फिर हल्का काम नहीं किया, एंड ही ऑलवेज रिमेन्ड ऑन द टॉप एंड kept helping people in whatever domain he could. So बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह भाई, आपने बहुत ज्यादा तारीफों के पुल बांध दिए। ऐसा नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा कुछ है, इतना ज्यादा है ऐसा है नहीं। लिटरली जो भी मैंने बताया। और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बस एंड में अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।